हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्कराज आनंद की सेकेंड नोबेल कूली पे, जो 1936 में पब्लिश्ड हुई थी। और इसके पहले हम लोग मुल्कराज आनंद की फर्स्ट नोबेल अनटचेबल को पढ़ चुके हैं, जिसको 1932 में लिखा गया था एंड 1935 में उसको पब्लिश्ड किया गया था, राइट। अब कूली जो है ये एक पिकारो क्यूज नोबेल है, 1936 में ये पब्लिश्ड किया गया था और बाय मुल्कराज आनंद, ठीक है, मुल्कराज आनंद के द्वारा। तो अब जान लेते हैं पिकारो क्यूज नोबेल क्या है। फ्रेंड्स, यह एक जो पिकारो नोबेल है ये पिकारो से आया है, ठीक है। पिकारो क्यूज नोबेल जो है वो पिकारो से आया है और ये जो पिकारो है स्पेनिश वर्ड से है, राइट। पिकारो जो है स्पेनिश वर्ड है और ये एक जनरल प्रोज फिक्शन में इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ द रेगेंस बट एपेलिंग हीरो, राइट। बट एज हीरो प्रोगनिस्ट इसमें दिखाया जाता है नोवेल में। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि पिकारो क्यूज नोबेल क्या है, ठीक है। ये जो पिकारो क्यूज है ये पिकारो वर्ड से आया है और यह एक स्पेनिश वर्ड से है, राइट। एंड कूली के बारे में फ्रेंड्स चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, उसकी समरी को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी, उनकी अनटचेबल भी मैंने पढ़ा दिया है, उन पे जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि मुल्कराज आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। ये है 12 दिसंबर 1925 में इनका डेट ऑफ बर्थ है और उनका डेट ऑफ डेड है 28 सितंबर 2004 है। हीरो मोनू है, ठीक है, मोनू है। मेन हीरो जो है मोनू है, वो 14 इयर्स का है और वह अपने चाचा और चाची के साथ रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर गए हैं। उन्होंने बहुत लोन ले लिया पर टाइम पे पैसे नहीं दे पाए। तो चलिए देखते हैं समरी को। Cooley narrates the story of a 14-year-old boy Munu from the hill of कांगड़ा, बिलासपुर। ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, जो कूली स्टोरी है वो 14 इयर्स बॉय मोनू की ही कहानी है, जो 14 साल का बच्चा है और वो एक पहाड़ी पे है जो कांगड़ा है, बिलासपुर में रहता है। मोनू's पेरेंट्स took loan but could not pay इन टाइमली। जो मोनू के पेरेंट्स रहते हैं उसके माता पिता लोन लिए रहते हैं लेकिन टाइम पे वह पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। सो दे वर लिविंग ए फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, और उनकी जो लाइफ थी वो एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो गई थी कि जिससे वो उब गए थे। फाइनली दे कॉमिटेड सोसाइटी, और वह सेल्फ सोसाइटी कॉमिटेड सोसाइटी कर लेते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर बहुत अच्छा अत्याचार किया जाता है, उनको शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि अब आगे न जाने कितना हम लोगों को सहना पड़ेगा, तो इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग सुसाइड ही कर लेते हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वेन मोनू वॉज वेरी यंग, और मोनू अभी छोटा था, मतलब अभी बड़ा ही हो रहा था, अभी बहुत समझदारी उसके पास नहीं थी। नाउ मोनू लिव्स एट विथ हिज अंकल दयाराम आंट गुजरी। अब मोनू जो है अपने अंकल दयाराम और चाची गुजरी के साथ रहता था। ये जो दोनों थे वो बहुत ही सेल्फिश थे। जो दयाराम थे उनके पास दया नाम की चीज़ नहीं थी और जो आंटी गुजरी थी वो तो एकदम से ही गैर गुजरी थी, उनको तो और दुनियादारी जैसे पता ही नहीं था, इतना वो मतलब कि दोनों सेल्फिश थे। बोथ आर वेरी सेल्फिश बट अंकल वॉज सॉफ्ट इन नेचर। जो दोनों थे बहुत ही सेल्फिश थे बट जो अंकल थे सॉफ्ट इन नेचर, उनका नेचर थोड़ा सॉफ्ट था। इवन मोनू बिकम ए लीडर एमोंग हिज ग्रुप, और जो मोनू था वो अपने ग्रुप का मतलब उस गांव का लीडर था, उस गांव के जो सारे बच्चे थे उनका वो लीडर था।
उसको किसी भी खेल हो, कूद हो, पानी में तैरना हो, पेड़ पे चढ़ना हो, फल तोड़ना हो या शरारत करना हो, जो कुछ भी करना हो, मोनू के इतना तेज कोई नहीं था। तो वो उस गांव के जितने भी बच्चे थे वो उस गांव का लीडर था, यही कहने का सेंस है। His uncle has a job as a peon in the Imperial Bank of India in श्यामनगर। और जो उसके अंकल थे, जो मोनू के अंकल थे दयाराम, वो जॉब करते थे चपरासी का इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो श्यामनगर में थी। एंड और ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज जॉब बिंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और उनको बहुत घमंड था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। अंग्रेजों का पैर धुलना सब करना वो सही था, लेकिन घमंड था अपने ऊपर कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो वही उनके पास था, दयाराम के पास। हिज आंट सजेस्ट टू हर हस्बैंड डैट मोनू इज ग्रोविंग डे बाई डे। अब जो उसकी आंटी रहती हैं, गुजरी मोनू की जो आंटी रहती हैं, वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मोनू जो है अब दिन पे दिन बड़ा हो रहा है। नाउ ही शुड वी गिवन इज जॉब सो डेट ही मे अर्न मेनी हेल्प अस। क्या कहती हैं कि अब वो उसे कोई एक जॉब दिला दो जिससे कि वह पैसा कमा सके और हमारा हेल्प कर सके। अदरवाइज ही इज बिकमिंग ए वुल डे बाय डे। वुल का मतलब यहाँ एक सांड से होता है, वही कह रही हैं कि अदरवाइज ही बिकम ए वुल डे बाय डे। वह मतलब एक वही बुरी लैंग्वेज में उसको वो कहती हैं कि ये वुल दिन पर दिन ऐसे ही होता जा रहा है। ही वॉज brought up by his uncle aunt, however early in novel they reveal that they can no longer support। अब क्या करें भाई, अब दयाराम, अब उनकी पत्नी कह रही थी तो उनको तो उनकी बात मानना ही था। तो वो इस नोवेल में दिखाया गया है कि कैन नो लॉन्गर सपोर्ट, मतलब कि वो लंबे समय तक उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। मोनू मूव्स फ्रॉम द विलेज टू द टाउन, फ्रॉम द टाउन to the city and then up to mountains. His journey makes the end of his childhood। अब जो उसके अंकल रहते हैं, मोनू को जो है गांव से उसे टाउन की तरफ ले जाते हैं, सिटी की तरफ ले जाते हैं। तो रास्ते में बहुत सब दुकान भी मिलता है और मोनू चाहता है कि वो जो है कि घुड़सवारी करे। पहले वो टांगा वगैरह चलता था तो सोचता था कि मैं उस पर बैठ कर के जाऊँ। तरह तरह की दुकान दिख रही थी तो उसको खाने पीने का मन कर रहा था, लेकिन उसका जो अंकल था दयाराम जो थे वो बहुत कंजूस थे, वो उसे ये सब नहीं दिए। हिज जर्नी मेक्स इन हिज चाइल्डहुड। अब मोनू की जो है जर्नी शुरू होती है और उसका बचपना क्या होता है, खत्म होता है। मोनू इज गोइंग टू end of his childhood। मोनू इज गोइंग टू ए नियर बी टाउन। मोनू जो है नियर बी टाउन के पास जाता है, पास ही में जो है कि टाउन के पास ही में एक नियर बी टाउन रहता है, वहीं पे जाता है। श्यामनगर विथ हिज अंकल। मोनू हैज डिजायर टू टेक हॉर्स कार टू रीच सिटी। अब जो श्यामनगर विथ हिज अंकल, अपने अंकल के साथ वो श्यामनगर जाता है और मोनू की इच्छा है कि टेक ए हॉर्स कार टू रीच द सिटी। वह जो है कि जो हॉर्स कार है उस पे बैठ करके वह सिटी पहुँचे। बट हिज अंकल वॉज वेरी माइजर, हिज टेक्स हिम ऑन फुट टू बैंक क्लर्क बाबू नथुराम। लेकिन उसके जो अंकल रहते हैं दयाराम, वो बहुत ही कंजूस रहते हैं और वो उसे खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए। अब वो जब रोड पे चल रहा है तो उसको तरह तरह की मिठाई है तो कुछ भी है, अदर उसको चीज़ें दिख रही थी, उसका खाने का मन कर रहा था, पर दयाराम इतना कंजूस था कि उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। और वो जो बैंक क्लर्क बाबू नथुराम के पास उसको ले जाता है। हिज अंकल रिक्वेस्ट नथुराम टू कीप। और उसके अंकल रिक्वेस्ट करते हैं नथुराम से कि जो है मोनू को अपने पास रख लें।
Monu at his home as a servant, Nathuram tells us, but needs to ask one his wife, Bibi उत्तम खैर। यस, उत्तम खैर। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि नथुराम कहते हैं, हाँ मुझे एक सर्वेंट की ज़रूरत है, मेरे घर पे एक नौकर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी बीबी से पूछ लेता हूँ, मैं अपनी वाइफ से पूछ करके तब बताऊंगा। और उनकी वाइफ का नाम रहता है बीबी उत्तम खैर। हिज अंकल फाइनली लीव्स मोनू टू Nathuram's wife बीबी उत्तम। His uncle finally leaves मोनू। अब जो उसके अंकल हैं, मोनू के जो अंकल हैं, उसको जो है नथुराम के घर छोड़ देते हैं और उसकी बीबी जो है नथुराम की जो बीबी है उसके पास उसके अंकल, मोनू के अंकल उसको छोड़ के चले जाते हैं। Who tells to Monu that there is very limited work at her home, but later he begins to exploit Monu। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि who tells to Monu that very limited work as her home। अब मोनू को वहाँ पे सारा काम करना पड़ता था और उसको जो है but later she begins to exploit मोनू। अब मोनू को जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता था, उसको रहने के लिए बहुत छोटी सी जगह दी जाती थी, अब उसको जो है बहुत कुछ सहना पड़ रहा था वहाँ पे। He is given a teeny place under a upstairs where he sits, sleeps, but he to bear abuses course as has no option। अब जहाँ पे मोनू रहता था वो बहुत ही छोटी सी जगह थी, वहाँ पे वो सोता था और वहीं पे वो भी बैठता था, बट उसे जो है बहुत सारी गालियाँ भी सुनना पड़ता था, लेकिन हैज़ नो ऑप्शन, मोनू के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वह नौकरी छोड़ करके चला जाए। गलती इस बच्चे की नहीं है, गलती उस माँ बाप की है जिन्होंने इस छोटे से बच्चे को छोड़ के चले गए। द नाइट ए चार्मिंग स्मेल फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ए स्मेल वॉज कमिंग टू विच मोनू वॉज फीलिंग हैप्पी। अब क्या होता है कि एक रात में जो एक रात रहती है वो वहाँ पे बहुत अच्छा खाना बना रहता है और उसकी जो स्मेल मोनू के पास आती है और मोनू की जो फीलिंग होती है वो खुश हो जाती है, तब खुशी होकर के उसकी फीलिंग आती है that he would be given a delicious dish that night, but he was given the food in the night। अब वो सोचा कि खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को नसीब हुआ है तो मुझे खाना जरूर मिलेगा। वह कुछ रात तक बैठा रहा लेकिन खाना उसे नहीं मिला, उसे रात में खाना भी नहीं मिला, वह जागता रहा लेकिन खाना उसको नहीं मिला और लास्ट में वह सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टिल फूड वॉज गिवन टू हिम। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आता है तो उसे बासी खाना जो नाइट का बचा रहता है उसे खाने के लिए मिलता है। ही वर्क्स हार्ड इन द हाउस। और उसे हाउस में बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था। वॉशिंग ड्रेसेस, ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड क्लीनिंग देम टू। उसे कपड़े धुलने पड़ते थे, बाहर का भी सामान लाना पड़ता था, सब्जी हुआ, राशन पताई, जितना भी घर का काम होता था, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, सारा काम मोनू को ही करना पड़ता था। मोनू गेट्स इल, ट्रीटमेंट फॉर बीबीजी, बट ही एडमायर हिज मास्टर्स यंगर ब्रदर प्रेमचंद्र हु इज लो क्लास डॉक्टर बाय प्रोफेसर। अब जो है ये इनके जो है छोटे भाई थे, जो नथुराम के छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रेमचंद्र और वह एक लो क्लास के डॉक्टर थे, ठीक है। और वो जो है मोनू के प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखाते थे, मतलब उनको मोनू के प्रति दया थी। नथुराम हैड टू डॉटर्स, द एल्डर वाज सेला एंड यंगर वन वाज लीला। नथुराम के पास दो बेटियां थी, बड़ी बेटी का नाम था सैला और जो यंगर थी उसका नाम था लीला। वन डे नथुराम
invites the chief of his bank, Mr. W.P. England, to lunch so that he may get promotion. अब एक दिन क्या होता है कि नथुराम इनवाइट करते हैं जो कि चीफ रहते हैं मिस्टर W.P. इंग्लैंड, और उनको लंच पे बुलाते हैं। ये वहाँ का मैनेजर रहते हैं, जो मिस्टर W.P. हैं वो मैनेजर रहते हैं। तो नथुराम जो रहते हैं अपने यहाँ उनको लंच पे बुलाते हैं कि मैं उनकी सेवा खातिर करूँ, उनको अच्छे से लंच कराऊँ तो मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। मोनू इज ऑर्डर्ड टू क्लीन डेकोरेट द हाउस वेल। अब मोनू को ऑर्डर दिया गया कि तुमको घर की सफाई बहुत अच्छे से करना है, उसको सजाना है। मोनू इज टोल्ड टू सर्व टी ब्रेकफास्ट ऑन ए ब्यूटीफुल कॉस्टली क्रॉकरी सेट सो डेट नथुराम स्टैंडर्ड में सो। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि उसे मोनू को कहा जाता है कि तुम्हें टी को सर्व करना है और बहुत ही ब्यूटीफुल कास्ट, मतलब बहुत ही अच्छे से घर को सजाना है कि जिससे कि W.P. जो हैं, मिस्टर W.P. जो हैं कि वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाए नथुराम से, और उनको भी पता लगना चाहिए, मिस्टर W.P. को भी पता लगना चाहिए कि नथुराम जो है कितने स्टैंडर्ड और कितने अच्छे से रहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि मोनू तो जो है कि एक क्रिश्चियन से रहता है, तो वो दीवार पे गणेश भगवान की फोटो लगा देता है कि वो सोचता है कि इससे जो है कि जो मिस्टर W.P. हैं बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वो इसको देखते हैं कि दरवाजे पे जो है कि गणेश भगवान की फोटो लगी है, तो पहली बार तो वो नाराज हो जाते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि वो जो टेप पहले चलता था, जो रील वाला कैसेट रहता था, तो जो है मोनू सोचता है कि इसको लगाने पे तो वो जो है कि बहुत खुश हो जाएंगे मिस्टर W.P. लेकिन वो उस पर भी नाराज होते हैं इंडियन सॉन्ग सुन करके। तो ये कहानी ऐसे ही आगे है फ्रेंड्स, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगी फ्रेंड्स फिटनेस आप लोग ज़रूर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स भी ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए।